आपका है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से आंसर करेंगे कि अवसर की समानता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट वांटेड टू एस्टैब्लिश मेरिटोक्रेसी सोसाइटी। यह योग्यता समाज की स्थापना करना चाहता था, मतलब कि यह योग्यता समाज की मेरिटोक्रेसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहता था। इट सपोर्ट्स नेचुरल इनइक्वालिटी। यह प्राकृतिक असमानता का समर्थन करता है। ठीक है, बोथ 1 and 2 दोनों, एक और दो, नीदर 1 नो 2, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता के संबंध में सत्य है। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसर की समानता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जल्दी एस्पिरेंट्स, फास्ट। गलत हो रहा है, होने दो, इस चीज की चिंता मत करो कि गलत हो जाएगा, आप बस अपनी बुद्धि से इसके आंसर्स करें। उमा ने कहा है सी, विपिन कह रहे हैं पता नहीं क्या है, अच्छा सी कह रहे हैं। रामफल महला का आंसर आया है डी। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से, मुझे मिल चुका है। दानिया का आंसर है सी। बाकी लोग आंसर करें, गलत हो रहा है होने दो, डजंट मैटर, बस क्वेश्चन का आंसर करें। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें। आशीष ने भी कहा है सी, मुकेश ने कहा है ए। इसका आंसर आएगा एस्पिरेंट, इसका आंसर आएगा सी। ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है। आपको पता है ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता क्या कहती है कि आप एटलीस्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी तो दो, आप लोगों को अवसर तो दो, अवसर तो दो। अवसर देने के बाद वो एक दूसरे से कम है या ज्यादा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेकिन उनको अवसर दो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ बी नाम का व्यक्ति है, दोनों ही बच्चों को आपने अवसर दिए, दोनों ही बच्चों को आपने अवसर दिए कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट बन सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो। ये भी पेपर दे रहा है, ये भी पेपर दे रहा है। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की और ये आईएएस बन गया, ठीक है, लेकिन इस बच्चे से अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्रैक नहीं हो सका। आज के दिन ये बच्चा जो है किसी भी पोस्ट पे नहीं है, यानी कि ये आईएएस नहीं है। ए पर्सन की लाइफ बिल्कुल लैविश है, बढ़िया से जिंदगी चल रही है, और बी वाला जो बच्चा है थोड़ा गरीब स्थिति में जी रहा है। तो जो अवसर की समानता वाले लोग हैं ये ऐसा कहते हैं कि मेरिट्स के बेस पे, मेरिट्स के बेस पे यानी योग्यता के आधार पे कोई व्यक्ति अगर आगे निकल जाता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये प्राकृतिक असमानता है, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया। हमने उसको बी को ये नहीं कहा था कि भाई तू गरीब रह, हमने तो सबको समान अवसर दिए थे। तो ये मेरिटोक्रेसी सोसाइटी को भी स्टैब्लिश करता है, जिसमें योग्यता है वो आगे निकल जाए, अच्छी बात है। और प्राकृतिक असमानता का भी समर्थन करता है कि अब ये जो इनइक्वालिटी आई है अमीर और गरीब की, वो इनके काम की वजह से आई है, वो इनके मेरिट्स के आधार पर आई है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। और जो मेरिटोक्रेसी शब्द है, मेरिटोक्रेसी शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था सबसे पहले माइकल यंग ने। किसने? माइकल यंग नाम के एक थिंकर हैं, उन्होंने ये शब्द सबसे पहले दिया था, और वो मेरिटोक्रेसी के खिलाफ खड़े हुए थे। माइकल यंग नाम के जो विचारक हैं, थिंकर हैं, और उन्होंने सबसे पहले मेरिटोक्रेसी टर्म को कॉइन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, थैंक यू संतोष सर। क्वेश्चन नंबर 2, who among the following has used the concept of equality of legal personality to explain the legal dimension of equality? निम्नलिखित में से किसने समानता के कानूनी आयाम की व्याख्या करने के लिए कानूनी व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का उपयोग किया है? आपको बताना है सीधी सी बात, इनमें से कौन लीगल इक्वालिटी का समर्थक है? सीधी सी बात यही कह रहा है, इनमें से कौन लीगल इक्वालिटी का यानी कि विधिक समानता का समर्थक है? आंसर ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आर.एच. टॉनी, हेरोल्ड जे लास्की, जे.एफ. स्टीफन या अर्न्स्ट बार्कर। आपको बताना है इनमें से कौन विधिक समानता का समर्थन करता है। आर.एच. टॉनी, हेरोल्ड लास्की, स्टीफन या अर्नेस्ट बार्कर। जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। स्फीयर ऑफ जस्टिस तो माइकल वॉल्जर की है आशीष, ये यहाँ पे कैसे आ रही है आपको याद? जल्दी से आंसर बताएं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। उमा का आंसर आया है बी, हेरोल्ड लास्की। रामफल ने कहा है डी, अर्न्स्ट बार्कर। बाकी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। सरोज ने कहा है बी, विपिन भी कह रहे हैं डी,
बिलजिंदर कह रही है लास्की, स्वाति ने कहा डी, अवंती ने कहा लास्की। इट्स आंसर इज डी, अर्नेस्ट बार्कर। रामफल वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने भी और विपिन ने भी, दिनेश ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। आंसर आएगा डी, अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर कानून के समक्ष समानता की बातें करते हैं, कानून के समक्ष समानता की बातें करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बातें करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बातें करते हैं कि कानून के सामने, विधि के सामने सब बराबर हैं। यही हमने आर्टिकल नंबर 14 में भी डाला है। और जो यहाँ पे रूसो अगर आ जाते, रूसो ने भी लीगल इक्वालिटी के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन की है। वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बातें भी करते हैं और वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बातें भी करते हैं, विधि का समान संरक्षण की बातें भी करते हैं। रूसो दोनों तरीके की बात करते हैं और आपके जो अर्नेस्ट बार्कर हैं वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता की बातें करते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो चाहे वो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। आंसर आएगा डी, जो एस्पिरेंट डी कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इन इंडिया आर लिमिटेड टू एडवाइजरी नेचर ओनली। भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही शामिल है? भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है? मतलब ऐसी कौन सी बॉडी है जो केवल एडवाइस कर रही है? ऐसी कौन सी बॉडी है जो केवल सलाह दे सकती है, उसकी हाँ या ना का कोई फर्क नहीं पड़ता? ए ऑप्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है लोकसभा, डी ऑप्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है आपको। अरुण फुलवारिया, आपको पहली बार देख रही हूं मैं क्लास में, स्वागत है आपका अगर आप पहली बार आए हैं तो। विपिन ने कहा ए, वेरी गुड विपिन, बहुत बढ़िया बताया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ऐसी कौन सी बॉडी है जो केवल एडवाइस करती है, सलाह देती है सिर्फ? वेरी गुड इवनिंग उर्मिला, आंसर करें जल्दी से। नमस्ते पंकज। अलका ने कहा है 1 लेजिस्लेटिव काउंसिल, रितु ने कहा ए, अवंती ने कहा है ए, मोनिका कह रही है ए, स्वाति ने आंसर दिया है बी। स्वाति, राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आशीष ने ए कहा, मुकेश ने ए कहा, जो एस्पिरेंट ए कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आंसर इसका ए आएगा। वेरी गुड दानिया, पंकज, रामफल, सब ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। आंसर आएगा ए। आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जाने तो सही एक बार। देखो, विधानसभा से मैटर कहां जाएगा? विधानसभा से मैटर जाता है विधान परिषद में। 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है, हर किसी राज्य में तो है ही नहीं। यहां से मैटर जाएगा विधान परिषद में। इसको 3 महीने का वक्त मिलता है कि तुम हाँ या ना जो कहना चाहते हो कह दो। अब विधान परिषद ने कुछ भी कहा, ये अपनी बातें फिर से विधानसभा में भेजेंगे। अब अंतिम निर्णय विधानसभा के पास होता है। विधान परिषद हाँ कह रही है किसी बात को, ना कह रही है किसी बात को, अमेंड करने के लिए कह रही है किसी बात को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम डिसीजन विधानसभा का होता है। ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सलाह मानना या ना मानना विधानसभा के हाथ में होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसी है जो केवल सलाह करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय। ए ऑप्शन एरिस्टोटल, बी ऑप्शन रूसो, सी ऑप्शन मार्क्स या डी ऑप्शन रॉल्स। जल्दी से मुझे आंसर करेंगे कि प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बातें किसने कही थी, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पंकज, बात कुछ ऐसी है कि अभी पता है मैं सब्सक्राइबर्स पे ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। अभी मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनमें से मैं मैक्सिमम सिलेक्शन दे सकूं। अभी पता है ये बातें आपको यूं लगेगा कि मैम ड्रामा कर रही है, लेकिन ये बात हकीकत है। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था एमसीक्यू लाने का, लेकिन फिर भी मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे एस्पिरेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफी लो मुझे दिखाई दिया कि मैम हम लोग पढ़ लेते हैं, हमें समझ भी आ रहा है, हमें याद भी हो रहा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका कुछ समाधान कीजिए। अब क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं उनकी गाइड हूं, मैं उनका मार्गदर्शक हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका वो भय दिल से निकालने का कि आप सब कुछ कर सकते हो।
तो बस इसीलिए मैं ये एमसीक्यू सेशन आप लोगों के लिए लाई हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं या मैं कुछ भी बढ़ाऊं, पर आप मेरे लिए इतने कंसर्निंग है, थैंक यू पंकज। आपको अच्छा लग रहा है पढ़ के, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है ना। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, आप भी रेस जीत जाओगे, हम भी रेस जीत जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सबने ए कहा है और बिल्कुल गलत कहा है। इसका आंसर आएगा रूसो। रूसो ये बात कहते हैं प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। क्या कहते हैं? इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। जो समान है, जो समान लोग हैं, उनके साथ समान व्यवहार करो, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करो, और इनइक्वल लोगों के साथ, जो इक्वल नहीं है, उनके साथ अलग व्यवहार करो। जैसे भाई यहाँ पे ए बंदा है, बी बंदा है, दोनों की टांगे बिल्कुल सही है, दोनों के पांव बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही लेग्स हैं, दोनों के लिए रेस का टाइम वही 10 मिनट्स का रखा गया, 10 मिनट्स की रेस रखी गई, फिनिश लाइन भी सेम है और स्टार्टिंग लाइन भी सेम है। लेकिन इनमें कोई व्यक्ति सी है जो विकलांग है, जिसके पांव में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रेस का टाइम 15 मिनट कर देंगे। क्योंकि ये असमान है बाकी लोगों से, तो इसके साथ उनके जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसको ही प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, अनुपातिक समानता कहते हैं। और ये जो है इसका आंसर बी आएगा। रूसो ने ये बातें कही, ठीक है, रूसो ने ये बातें कही। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। मार्क्स बिलीव्ड दैट इक्वालिटी इन अ सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन। मार्क्स क्या कहते थे कि समाज में समानता कब आएगी? ए ऑप्शन, ऑल इंडिविजुअल्स वर गिवन पॉलिटिकल फ्रीडम, सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता दे दे। बी ऑप्शन, क्लास कॉन्ट्राडिक्शंस वर रिमूव्ड, जब वर्ग अंतर विरोधों को दूर किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, कानून का शासन स्थापित कर दिया जाएगा। या सेपरेशन ऑफ पावर वाज प्रैक्टिस्ड, सत्ता के पृथक्करण का अभ्यास किया जाएगा। आपको बताना है कि मार्क्स क्या कहते थे, सोसाइटी में समानता कब आएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और अगर आप मार्क्स की थोड़ी सी भी थ्योरी जानते हो तो इसका आंसर आपका सही होगा। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। हाँ जी, आनुपातिक जस्टिस है विपिन, आनुपातिक इक्वालिटी नहीं है अरस्तु। 5th का आंसर दिया है दानिया ने बी, सरोज भी कह रही है बी, विपिन ने भी कहा बी, मुकेश बी, उमा बी, एंजल शर्मा ने कहा है बीच में सी, बाकी लोग कह रहे हैं बी। इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं जो लोग कह रहे हैं बी, आंसर आएगा बी। अब क्या कहते थे मार्क्स कि आप अगर राजनीतिक फ्रीडम दे भी दोगे, भाई मान लो ये व्यक्ति है ए, पैसे वाला है, इसके पास बहुत सारा मनी है, बहुत सारा पैसा है। एक व्यक्ति है बी जो बेचारा गरीब सा है, लेबर क्लास है, ठीक है, सर्वाहारी वर्ग का है, प्रोलिटेरिएट है। अब इसको भी नेता बनने का, वोट लड़ने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। आप इसको भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे रहे हो, मतलब दोनों को ही आपने राजनीतिक समानता दे दी। लेकिन ये अपने पैसे के दम पे आगे निकल जाएगा, तो काहे की समानता? वो क्या कहता था, चाहे आप कैसी भी समानता दे दो, पॉलिटिकल फ्रीडम दे दो, कैसी भी समानता दे दो, रूल ऑफ लॉ ले आओ, सब कुछ ले आओ, लेकिन समाज में समानता उस दिन आएगी जब इस वर्ग का अंत करोगे, आप क्लास का अंत करोगे। यानी कि एक तरफ कौन है, एक तरफ है प्रोलिटेरिएट लोग, सर्वाहारी लोग, सर्वाहारी लोग, और एक तरफ कौन है, एक तरफ है बुर्जुआ लोग, बुर्जुआ जिनके पास सब कुछ है, जो पूंजीवादी लोग हैं। जिस दिन ये असमानता मिट जाएगी, जिस दिन सर्वाहारी लोग बुर्जुआ के इक्वल आ जाएंगे, उस दिन समाज का जो भेदभाव है वो खत्म होगा। तो आंसर क्या आएगा बी, जब क्लास कॉन्ट्राडिक्शन खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का मतलब क्या है। अभी अभी मैंने समझाया है जब मैं रूसो को समझा रही थी। आपको बताना है अनुपातिक समानता का क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है, इक्वल्स टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, समान लोगों को अनइक्वल तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अनइक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आपको बताना है कि प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का क्या तात्पर्य है। जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत आसान है। विपिन ने कहा सी, उमा ने कहा सी, बलजिंदर भी कह रही है सी, बाकी लोग जल्दी से आंसर करें। एंजल ने सी कहा, स्वाति सी सी सी, अलका ने बीच में बी कहा। अलका, जो लोग असमान हैं, आप उनके साथ समान व्यवहार कैसे कर सकती हो डियर? आप एक बात को देखें ना, ए बी सी 3 केस लिए थे, सी व्यक्ति विकलांग है, विकलांग व्यक्ति के साथ
इन समान जैसे लोगों का व्यवहार कैसे कर सकते हो आप? इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो, जो इक्वल है उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो। ए और बी इक्वल थे, दोनों बिल्कुल सक्षम है भागने में, इनके साथ समान व्यवहार करो। सी को ही प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी कहते हैं। तो जो लोग सी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत आंसर दिया है सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन। हु कॉल्ड डेमोक्रेसी एज रूल ऑफ मेजोरिटी? किसने ये बात कही कि लोकतंत्र बहुमत का शासन है? लोकतंत्र बहुमत का शासन है, ये बात किसने कही? आर.एच. ट्रॉनी ने कही, सी.बी. मैकफर्सन ने कही, लास्की ने कही या टॉक्वेवली ने कही? आपको बताना है ये बात किसने कही कि लोकतंत्र तो बहुमत का शासन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर करेंगे। किसने कही कि लोकतंत्र बहुमत का शासन है, रूल ऑफ मेजोरिटी है? स्वागत है कुलदीप आपका, आंसर करें फिर, ज्वाइन हो जाओ हमारी गैंग में। लोकतंत्र बहुमत का शासन है। मनीषा देवी कह रही है सी, एंजल ने कहा बी। अब तुक्का मार रहे हैं, पता किसी को नहीं है। किरण ने कहा बी, जिसने ध्यान से नोट्स पढ़े हैं उसको पता है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो साथ में नोटबुक्स लेके बैठे हैं? हाँ, नोट्स लेके बैठे हैं साथ में, कि मैम पूछेंगी, मैम को थोड़ा ना हम दिख रहे हैं, देख के बता देंगे। अलका ने कहा डी, बलजिंदर ए, कुलदीप ने कहा बी, दिनेश कह रहे हैं बी, विपिन ने पता नहीं पता, रामफल ने कहा ए। इसका आंसर आएगा डी। टॉक्वेवली ने यह बात कही थी कि लोकतंत्र बकवास चीज है। ये कहती थी कि लोकतंत्र बकवास चीज है। क्यों बकवास चीज है? क्योंकि यहाँ पे बहुमत का शासन चलता है। अगर एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको नहीं सुना जाएगा। मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिए थे कि 100% लोगों में से अगर 51% लोग ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और 49% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, तो बात 51 की मानी जाएगी, 49 को रद्दी में डाल दिया जाएगा। जबकि ये भी उसी देश के नागरिक है, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉक्वेवली ये बात कहती थी कि डेमोक्रेसी बकवास है, ये तो बहुमत का शासन है, ये तो मेजोरिटी का रूल है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताएं। Which among the following thinkers treated equality as opposite of liberty? देखो, कुछ ऐसे थे जो कहते थे कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के पूरक है। भाई, इक्वालिटी के बिना लिबर्टी अधूरी, लिबर्टी के बिना इक्वालिटी अधूरी। लेकिन कुछ ऐसे कहते थे कि अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो लिबर्टी खत्म करो, और अगर आपको लिबर्टी चाहिए तो इक्वालिटी खत्म करो। दोनों एक दूसरे के विपरीत कंसेप्ट है। कुछ कहते थे दोनों एक दूसरे के पूरक कंसेप्ट हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है, पूरक है, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। कुछ कहते थे कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो ये कहता है कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के ऑपोजिट है। आर.एच. टोनी, जे.एस. मिल, लास्की या सी.बी. मैकफर्सन? आपको बताना है कि कौन ऐसा था जो कहता है कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वालिटी लिबर्टी का विनाश कर देती है। कौन ऐसी बात कहता था? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। अच्छा जी उमा, बहुत बढ़िया। 8 ने कहा ए, नीति ने कहा ए, रितु ने कहा ए है, नीति ने ए कहा है, बलजिंदर ने भी ए कहा है, उर्मिला बी कह रही है, पीवीजे तंवर ए कह रहे हैं। पीवीजे बहुत दिन बाद मुझे दिखे आप। अवंती ने कहा ए। इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा बी, जे.एस. मिल। आर.एच. टोनी, लास्की और सी.बी. मैकफर्सन, ये तीनों लिबर्टी को इक्वालिटी के साथ जरूरी मानते थे। ये कहते थे कि अगर लिबर्टी चाहिए तो इक्वालिटी आनी जरूरी है। लेकिन जे.एस. मिल कहते थे कि लिबर्टी अगर चाहिए तो इक्वालिटी कभी नहीं मिलेगी, दोनों एक दूसरे का विनाश कर देंगे। कैसे? भाई मान लो यहाँ ए बंदा है, यहाँ बी बंदा है, आप चाहते हो दोनों समान हो जाए। ये काफी ऊंचा है, ये काफी नीचा है। दोनों को इक्वल करने के लिए आपको एक की स्वतंत्रता के ऊपर तो जंजीर जकड़नी पड़ेगी, तभी दोनों बराबर आएंगे। तो जे.एस. मिल कहते थे कि लिबर्टी और इक्वालिटी एक दूसरे के विपरीत हैं। आंसर आएगा बी, जे.एस. मिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। गलत हो गया आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। किसने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, किसने अवसर की समानता को टैडपोल फिलॉसफी कहा है? कौन से विचारक ने अवसर की समानता को टैडपोल फिलॉसफी कहा है, टैडपोल दर्शन कहा है?
आर.एच. स्टोनी ने, बर्लिन ने, थॉमस हॉब्स ने या जे.एस. मिल ने? गलत नहीं होना चाहिए। मेंढक के बच्चे कहा है, मेंढक, मेंढक, टेडपोल, मेंढक, कि मेंढक के बच्चे जैसे कुछ सरवाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, इसी तरीके से अवसर की समानता दे दो तो कुछ सरवाइव कर जाएंगे, कुछ व्यक्ति पीछे रह जाएंगे। किसने कहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को? टैडपोल फिलोसफी। जल्दी से। कोई बात नहीं बलजिंदर, कोई बात नहीं। विपिन ने कहा ए, 9th का ए। विपिन ए कह रहे हैं, नीति उदास मतो बहन। स्वाति ए कह रही हैं, बलजिंदर ने भी ए कहा है। आर.एच. स्टोनी, ये बिल्कुल एज इट इज मैंने पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को कौन टैडपोल फिलोसफी कह रहे हैं? आशीष ने कहा ए, अलका ने कहा ए, अवंती कह रही हैं बी, बर्लिन। संदीप ए कह रहे हैं, मनीषा ने डी कहा है। इसका आंसर आएगा बच्चों आर.एच. स्टोनी। आंसर ए। आर.एच. स्टोनी ने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को टैडपोल फिलोसफी कहा है। देखो क्यों कहा है उन्होंने ऐसा। वो कहते हैं कि ए, बी, सी, डी 4 बच्चे हैं। ये बच्चा बहुत रिच सोसाइटी से है, ये बच्चा बहुत गरीब सोसाइटी से है, ये दोनों बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप सबको समान अवसर दे रहे हो, आप सबको समान अवसर दे रहे हो कि सब लोग बिजनेस ओपन कर सकते हैं, सब लोग बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अब रिच व्यक्ति के पास तो पैसा है, बढ़िया सा इंफ्रा लगा देगा, बढ़िया नौकर चाकर रख रहा है, बढ़िया एसी रखा, बढ़िया सा मॉल बना दिया। बेचारा डी ने छोटी सी दुकान खोली है, दुकान पे पंखा भी नहीं है। अब ग्राहक तो ए पे चढ़ेंगे ना, क्योंकि उसने बहुत एड में पैसा खर्च कर दिया, बहुत शोशा कर दिया, बिल्कुल अपना बड़ा सा मॉल बना दिया। और बेचारे मिडल वाले कहीं के नहीं रहे, ना तो बिल्कुल छोटी दुकान, ना उनका मॉल, तो उनको तो किस्मत पे छोड़ दो। तो यानी ये क्या है, अवसर की समानता में जो सरवाइव कर गया कर गया, कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सरवाइव करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब मेंढक अपने बच्चों को जन्म देता है, उनमें से कुछ मेंढक तो उसी वक्त मर जाते हैं और कुछ बड़े हो जाते हैं, बड़े मेंढक बन जाते हैं। तो इसने इसलिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को टैडपोल फिलोसफी कहा है। किसने? आर.एच. स्टोनी ने। ठीक है, आर.एच. स्टोनी ने। ठीक है, अंशुल फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटी मैं देख लेती हूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, आसान है। कौन से थिंकर ने एनवी टेस्ट को सपोर्ट किया है? कौन से थिंकर ने ईर्ष्या परीक्षा को पास करने के लिए कहा है? ड्वर्किन ने, मैकफर्सन ने, बर्लिन ने, अमर्त्य सेन ने? किसने कहा था कि एनवी टेस्ट पास करना होगा? याद करो वो आइलैंड वाला एग्जाम्पल कि सब लोग शिप में जा रहे हैं, सब लोग शिप में जा रहे हैं और उनका शिप टूट जाता है और वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, टापू पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे उनको बराबर बराबर पैसे मिल जाते हैं, सबको बराबर बराबर पैसे मिल जाते हैं। कोई वहां जमीन खरीद रहा है, किसी ने फ्रूट्स खरीद लिए, किसी ने बुक्स खरीद ली, बहुत कुछ खरीद लिया, लेकिन जब सबने अपनी इच्छा से खरीद लिया तो उनको एनवी टेस्ट देना पड़ेगा, उनको एनवी टेस्ट देना पड़ेगा। इंश्योरेंस की बातें की थी इसी, मैं और हिंट दे रही हूं, इसी ने इंश्योरेंस की बातें भी की थी, है ना। तो बताओ ये कौन सा थिंकर था जिसने एनवी टेस्ट पास करने की बातें की थी? जल्दी से। विपिन ने कहा ए, दिनेश कह रहे ए, तंवर ने कहा ए, मोनिका कह रही है ए, बलजिंदर भी कह रहे ए, स्वाति भी कह रही है ए। इतनी बहुमत से सभी लोग ए कह रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आंसर आएगा ए। बहुत बढ़िया आंसर सबने दिया। ड्वर्किन ने एनवी टेस्ट पास करने को कहा था, और इस एनवी टेस्ट में क्या था कि मैं उस वक्त खुद को सक्सेसफुल मानूंगा, मैं उस वक्त समानता मानूंगा जब कोई भी एक व्यक्ति दूसरे की थाली में झांक के ये ना कहे कि मुझे ये वाला सामान चाहिए। जब सब लोग सब में संतुष्ट हो जाएंगे उसी दिन समानता मिलेगी, जब सब लोग सब में खुद में संतुष्ट हो जाएंगे और कोई भी दूसरे की चीज लेने के लिए नहीं भागेगा। आंसर क्या है? ए, ड्वर्किन। यही एनवी टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक्ड एक्सचेंज किसका आइडिया है? ब्लॉक्ड एक्सचेंज का सिद्धांत किसका विचार है? माइकल वॉल्जर का, माइकल सैंडल का, एरिस्टोटल का या टोकेविली का? किसका है ब्लॉक एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है वो किसका प्रिंसिपल है? माइकल वॉल्जर का, माइकल सैंडल का, एरिस्टोटल का या टोकेविली का? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। फास्ट एस्पिरेंट्स, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ब्लॉक्ड एक्सचेंज। हिंट देती हूं तब तक मैं। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि आपने यहाँ पे कुछ वस्तुएं रखी है, कुछ कॉमोडिटी रखी है, कुछ गुड्स रखी है। वो गुड्स आप लोगों ने पैसे से खरीद ली, मनी से खरीद ली आपने वो चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वोट्स हैं, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है। यहाँ पे डिग्री है, पढ़ाई है,
वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। मतलब जो चीज जिस चीज के लिए बनी है आप खरीदो, अच्छा है, लेकिन आप दूसरे के स्फीयर में घुस रहे हो, दूसरे के स्फीयर में घुस रहे हो। पैसे से आप वोट्स खरीद रहे हो, ये गलत है। पैसे से आप डिग्री खरीद रहे हो, ये गलत है। मतलब आपके एक्सचेंज को ब्लॉक किया जा रहा है, आपके एक्सचेंज को ब्लॉक किया जा रहा है, इस रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है, हम ब्लॉक कर रहे हैं इसको। पैसे से वस्तु खरीदने खरीदो, लेकिन वोट और डिग्री नहीं खरीदोगे, इस रास्ते को हम ब्लॉक कर रहे हैं। सिर्फ अपने स्फीयर में रहो, अपनी सीमा में रहो। ये बात किसने कहा? तो याद करो, स्फीयर ऑफ जस्टिस नाम की बुक किसकी थी? स्फीयर ऑफ जस्टिस नाम की बुक किसकी थी? वही ये आंसर आएगा। बहुत बढ़िया आंसर सबने दिया है, रामफल का गलत हो गया है, आंसर आएगा ए। माइकल वॉल्जर ने स्फीयर ऑफ जस्टिस बुक में ये पूरा कंसेप्ट लिखा था। कंसेप्ट कौन सा है ये? कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बातें हैं, जटिल समानता की बातें हैं, जटिल समानता की बातें हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बातें हैं। ठीक है, माइकल वॉल्जर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, बहुत आसान है। ऑन द जूइश क्वेश्चन, ये एक बुक का नाम है। ये बुक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने, अरिस्टोनी ने, रूसो ने, ड्वर्किन ने। किसने ये बात लिखी? ऑन द जूइश क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स ने, अरिस्टोनी ने, रूसो ने या ड्वर्किन ने? बहुत आसान है, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा आंसर दे रहे हो, पर बीच बीच में गलत भी काफी हो रहे हैं आप लोगों को। इंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है आप लोगों को क्लास में? अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो भी देख लें कुछ क्वेश्चंस। ऑन द जूइश क्वेश्चन आप लोगों ने कहा है, विपिन ने कहा है कार्ल मार्क्स की बुक है, अलका भी कह रही है कार्ल मार्क्स की बुक है। मुझे बता सकेगा कि ये किस साल लिखी जा रही है, ये बुक किस वर्ष में लिखी जा रही है? विपिन बताओ, अलका आप भी बताओ, दिनेश ने भी ए कहा है। ठीक है उमा, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, कचर कचर। जैसे आप लोग टेलीग्राम पे भी तो कचर कचर करते हो, मेरे लिए तो बच्चे हो आप लोग भी, चाहे मेरे से उम्र में बड़े हो, चाहे मुझसे एज में बड़े हो आप लोग, आप लोगों के बच्चे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए आप स्टूडेंट हो और ऐसे ही टेलीग्राम पे कचर कचर करते हो आप लोग। तो इसका आंसर आएगा ए, कार्ल मार्क्स। कौन से ईयर में लिखी गई है? कौन से ईयर में लिखी गई है? 1843। तानिया 1843, 1843 में। विपिन 1843 में लिखी गई है। ठीक है दिनेश। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। Who expressed the view that equality is inevitable and irresistible? किसने यह विचार व्यक्त किया कि समानता अपरिहार्य है और अप्रतिरोध्य है? आप रोक नहीं सकते समानता लाने से, समानता तो आके रहेगी। अगर नहीं दोगे तो क्रांति होगी, अगर नहीं दोगे तो रिवॉल्यूशन होगा। ये बातें किसने कही थी कि इक्वालिटी इज इनएविटेबल एंड इररेजिस्टिबल? प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, टोक्वेविली ने या होब्स ने? जल्दी से मुझे बताएंगे किसने ये बात कही कि इक्वालिटी इज इनएविटेबल एंड इररेजिस्टिबल। जल्दी जल्दी जल्दी। विपिन ने कहा सी, टोक्वेविली। वेरी गुड विपिन, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई तुम। आज नहीं, पूरे सेशन में, जब तक मतलब तीनों प्रैक्टिस सेट में आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं विपिन, वेरी गुड। अच्छे से आप लोग तैयारी करो, जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो, ताकि मैं भी पार्टी ले सकूं आप लोगों से, है ना? फिर भूल तो नहीं जाओगे। अभी नॉलेज ही नहीं है, कोई बात नहीं उर्मिला। दो परिस्थिति में व्यक्ति कभी नहीं घबराता है, एक तो जब उसकी पूरी तैयारी है और एक उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। जो बेचारा थोड़ा बहुत पढ़ के आता है ना, उसको डर रहता है कि पढ़ा तो था, शायद यही है ना? जिसको कुछ नहीं पता वो तो बिंदास ठोकता तुक्के, मार दो तुक्के तुम भी। आंसर आएगा टोक्वेविली, आंसर आएगा सी, इक्वालिटी इज इनएविटेबल एंड इररेजिस्टिबल। टोक्वेविली कहती थी कब तक बचोगे समानता से? समानता के लिए तो क्रांति होगी ही होगी, या तो इनको दे दो, नहीं तो ये कह के लेंगे, ये क्रांति कर देंगे और ये काम होगा। और टोक्वेविली ने तो ये भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये काम सच में हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। तो आंसर क्या आएगा? सी, टोक्वेविली। ठीक है, सी। जल्दी। अच्छा विपिन। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड? एक और बात मैं बता दूं, तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ो। आज की क्लास जो हमारी पेंडिंग रह गई है वो 11 बजे कल होगी, 11 AM को होगी, और शाम को जो रोजाना 4:30 बजे क्लास होती है ना ऐप पे, वो शाम को होगी। ठीक है, मैं अभी ही शेड्यूल लगा दूंगी कि हमें राइट्स करना है बस।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड? इनमें से कौन ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे भारतीय संविधान को रिजिड बनाते हैं, यानी कठोर बनाते हैं? पहली स्टेटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो हमारा संवैधानिक संशोधन बिल है, वो आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पेश किया जाता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पेश किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कुछ संवैधानिक संशोधन बिल ऐसे हैं जिसके लिए हमको पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभा के रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है। तीसरी स्टेटमेंट कहता है कि संवैधानिक संशोधन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपके संविधान को कठोर बनाती है, रिजिड बनाती है? रिजिड का मतलब यह है कि कौन सी बातें आपको इसमें से ऐसी लग रही है जो बताती है कि संविधान को बदलना मुश्किल है, संविधान को बदलना मुश्किल है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे संविधान को बदलने की मुश्किलें बताती है? 1 and 2, only 2, 2 and 3, all of the above। जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर मिल चुका है। विपिन ने कहा है डी। गुड इवनिंग कविता। मोनिका ने कहा है डी। आशीष भी कह रहे हैं डी। देव वर्मा ने बीच में ए कहा है, बाकी सब लोग डी कह रहे हैं। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो, ये बात बिल्कुल सही है, आपको संविधान बदलना है तो सिंपल मेजोरिटी नहीं चलेगी, स्पेशल मेजोरिटी चलेगी। और स्पेशल मेजोरिटी मिलनी आसान नहीं होती है, यानी संविधान बदलना आसान नहीं होता है। फिर कुछ बिल ऐसे होते हैं जिससे राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसे बिल के लिए जिनसे राज्य भी प्रभावित हो रहा है, उनके लिए संसद के साथ साथ हमको राज्य विधानसभा का समर्थन भी चाहिए, तो वहां पे वो प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी संविधान बदलना मुश्किल हो जाता है। और हमारा संविधान का जो संशोधन है वो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता, यानी फिर से कुछ मुश्किलों के बारे में बात हो रही है। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही स्टेटमेंट बता रही है कि हमारा संविधान इतना आसानी से नहीं बदला जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से मुझे आंसर देंगे कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए हमको न्यूनतम उम्र हमारी क्या होनी चाहिए? फास्ट विपिन, फास्ट। किरण, अवंती, सीमा, मुकेश, दिनेश, अलका, उर्मिला, जल्दी से बताएं मुझे। संदीप ने कहा डी। थैंक यू सो मच कविता। 15 ने कहा, यानी ललित यानी उमा ने कहा डी। सब लोग डी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उर्मिला, इसका आंसर डी आएगा। 35 वर्ष की न्यूनतम उम्र चाहिए, चाहे राष्ट्रपति बनना है। प्रेसिडेंट के लिए भी 35 वर्ष, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, सरपंच बनना है तो 21 वर्ष, एमपी बनना है लोकसभा का एमपी बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का एमपी बनना है तो 30 वर्ष, राज्यसभा का एमपी बनना है तो 30 वर्ष, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 वर्ष। आंसर क्या आएगा? डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, गूगली फेंकी मैंने, उसमें कोई फंसा है, मनीष फंस गए। क्वेश्चन नंबर 16। On which date the government of India adopted the national anthem of the country? भारत सरकार ने किस तारीख को देश के राष्ट्रगान को अंगीकार किया? हमने किस दिन अपने जन गण मन नेशनल एंथम को अपनाया है? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 24 नवंबर 1949? इट इज अगेन एंड गूगली। ये फिर से गूगली है, आसान है। जल्दी से जल्दी, हमने अपना नेशनल एंथम किस दिन अडॉप्ट किया है? फास्ट, जल्दी बताओ आंसर। 22 जुलाई 1947 हमने अपना ध्वज तिरंगा अडॉप्ट किया था। 24 जनवरी 1950 को क्या किया था आप बताओगे? 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना संविधान लागू किया है पूरी तरीके से। टाइम चेंज सिर्फ 15 मिनट इसलिए क्योंकि मेरे क्वेश्चन पूरे नहीं हुए थे अनिल, सिर्फ इसलिए। ठीक है, मेरे क्वेश्चन की स्लाइड्स पूरी नहीं बनी थी, सिर्फ इसलिए मैंने 15 मिनट थोड़ा सा लेट रखा। आंसर आएगा ए बी 24 जनवरी 1950।
इस दिन हमारा राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन लागू होता है, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, पता है ना तुमको। और राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बी आएगा, 16 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पे, आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व, कौन सा डीपीएसपी गांधी का प्रिंसिपल है, गांधीवादी सिद्धांत है। आपको पता है ना, 3 तरीके के हैं, एक तो है सोशलिस्ट समाजवादी, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, एक है गांधीवादी गांधिस्ट, और तीसरे हैं लिबरल उदारवादी। 3 तरीके के डीपीएसपी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन, इन चारों में से कौन गांधीवादी डीपीएसपी है। इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना, मटेरियल रिसोर्सेज का बराबर बंटवारा करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, या फिर ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायतों का गठन करना। बहुत आसान है। हाँ जी मनीष, रोज होती है। बलजिंदर ने कहा है डी। आप देखो गांधी जी क्या बातें करते थे, गांधी जी क्या बातें करते थे। मेरी क्लास रोज होगी एमसीक्यू की, रात को 8 बजे। गांधी जी बातें करते थे, कैसी बातें करते थे कि खादी का प्रयोग करो, है ना, सेल्फ सफिशिएंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। गांधी जी प्रयोग कहते थे स्वदेशी अपनाओ, अंग्रेजों की बातों को मत मानो, कुछ इस तरीके की बातें करते थे। अहिंसावादी थे कि हिंसा मत करो, है ना, खुद के ऊपर आत्मसंयम रखो, खुद की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। तो अब देखो गांधी जी ये भी कहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन करो, और गांव ऐसा होना चाहिए जिसको दूसरे की जरूरत ना पड़े, गांव सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मुझे जल्दी से बताएंगे कौन से अनुच्छेद में विलेज पंचायत के संगठन की बातें की है, कौन से अनुच्छेद में विलेज पंचायत के संगठन की बातें की है, जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से। आर्टिकल 40, वेरी गुड, अनिल ने पहले ही बता दिया। आर्टिकल 40। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44। फ्री लीगल एड क्या है? आर्टिकल 39A, और ये भी क्या है? आर्टिकल 39। तो ये सब हमारे डीपीएसपी हैं, और आंसर आएगा इसका डी, गांधी जी विलेज पंचायत की बातें करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति बनाने के लिए सिफारिश करके गई थी? 1921 में ये कमेटी बनी है। आपको बताना है कि कौन सी कमेटी ऐसी है जिसने पब्लिक अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति बनाने की सिफारिश की थी। पंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, कृष्ण मेनन कमेटी, या फजल अली कमेटी। जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सी समिति ऐसी थी जिसने कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनाने की बातें की थी। हाँ जी अनिल, बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया तैयारी है आपकी। विपिन ने कहा 243C, 243C, अच्छा हाँ ठीक है, बाकी लोग आंसर करें। मनीष ने कहा है बी यानी सरकारिया कमीशन, अवंती कह रही है सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूछ रही हूं मैं, 18 का। विपिन कह रहे हैं सी, अरुण ने कहा बी, अलका बी कह रही हैं, आशीष ने बी कहा, अवंती ने बी कहा, कृष्ण मेनन, विपिन ने सी कहा, कृष्ण मेनन। तो इसका आंसर आएगा उमा, कृष्ण मेनन कमेटी। हमने किया है ये नोट्स में। कृष्ण मेनन कमेटी 1921 में ये सिफारिश करती हैं कि हमको कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनानी चाहिए, और ये जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं उसकी रिपोर्ट की ऑडिटिंग होती है। पंछी और सरकारिया कमीशन अंतरराज्य संबंध से रिलेटेड है, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध से रिलेटेड है पंछी और सरकारिया। फजल अली आयोग आपको पता है राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, राज्य पुनर्गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी? क्षमता की समानता का प्रबल समर्थक कौन है? कौन ऐसे कहता था कि आप पैसे वैसे मत बांटो, लोगों को योग्य बनाओ, लोगों को कैपेबल बनाओ। अगर आप लोगों को कैपेबल बना दोगे, योग्य बना दोगे, तो वो अपने आप समाज के अंदर अपना ओहदा बड़ा कर लेंगे। कौन ऐसी बातें कहते थे? जल्दी से। हाँ जी 1964 है, सॉरी ये 1921 नहीं है, 1964 है, बिल्कुल सही, 1964 है ये, 21 नहीं है ये, संतोष 21 नहीं है, 64 है, मैंने भी गलत बताया। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, जल्दी से।
जल्दी जल्दी जल्दी। 21 नहीं है भैया, 64 है। फिर भी मुझे एक बार कंफ्यूजन सी हो रही है इसके ईयर में, मैं चेक करूंगी। इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, ए आंसर दे रहे हैं सब लोग। विपिन, अवंती, रामफल, बलजिंदर, तंवर, दानिया। 20 का पहले ही दे दिया, मैंने पूछा ही नहीं अभी। संतोष, आंसर आएगा ए, अमर्त्य सेन, बिल्कुल सही। अमर्त्य सेन कहते थे कि कैपेबिलिटी बढ़ाओ, लोगों को सक्षम बनाओ। आप जितना ज्यादा सक्षम बनाएंगे, आप जितना ज्यादा योग्य बनाएंगे, वो उतना ज्यादा इक्वल होंगे। आप पैसा बांटने पे ध्यान मत दो, आप उनको रिसोर्सेज मत दो, आप उनको योग्य बनाओ। आप उनको बुक मत बांटो, बुक मत बांटो, आप उनको लिटरेसी, साक्षरता, साक्षर बनाओ, उनको पढ़ना लिखना सिखाओ। जब पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो बुक तो अपने आप खरीद लाएंगे। अमर्त्य सेन ये बातें करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। ये बुक किसने लिखी? प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इस बुक के राइटर कौन है? प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, इस बुक के राइटर कौन है? डीडी रफेल, टोक्वेविली, बर्लिन या रूसो? कौन इस बुक के राइटर है? प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और जल्दी से मुझे ये बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। और अमर्त्य सेन ने ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी दिया है। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक भी प्रदर्शित किया है। हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी है 21 में, सही कह रहे हो। विपिन ने ए कहा है, डीडी रफेल। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से। किसने ये बुक लिखी है? पॉलिटिकल फिलोसफी, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। आशीष ने भी ए कहा। और बाकी अपने आंसर्स कैलकुलेट करो, नंबर कैलकुलेट करो, कितने नंबर आए। 20 में से 15 से ज्यादा वाले ठीक हैं भाई, भाई एवरेज हैं बच्चे। 18 से ज्यादा वाले तो बहुत ही बढ़िया है। आंसर आएगा ए, डीडी रफेल। 1976 में ये बुक लिखते हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इसका आंसर आएगा ए, डीडी रफेल। ठीक है, तो आज की क्लास हमने की, आज की क्लास हमने की। और हाँ जी, बढ़िया, रफेल डील हमने फ्रांस से की है और वहां की फिलोसफी है। हाँ जी, बिल्कुल सही। दानिया ने 16 कहा, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास इतनी ही कर रहे हैं, हमारे आज के 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। कल फिर मैं इक्वालिटी से क्वेश्चन लाऊंगी, लिबर्टी से क्वेश्चन लाऊंगी। के बाद जो प्रैक्टिस नंबर 5 होगा ना, वो हमारा जस्टिस पे चलेगा। अभी इक्वालिटी लिबर्टी पे ही बातें करेंगे। कोई बात नहीं बलजिंदर, क्वालिटी बिल्कुल नहीं आती आपको। अंशुल, क्वालिटी नहीं आती तो अंशुल आप एक काम कर सकते हैं। देखो, पॉलिटी वाला जो टॉपिक है ना, यूनिट 7 है, जो हमारा बैच चल रहा है ना, उसमें यूनिट 7 है, हम वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो वही है ना कि आपको ग्रेड 1 की तैयारी, बी की तैयारी करनी है, ग्रेड 2 की। हम ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं। मोनिका ने क्वेश्चन के आंसर दिए 14, स्वाति ने 17। कल क्लास होगी अरुण, अगर आप ऐप के स्टूडेंट हो, ऐप पे पूछ रहे हो, तो दिन में 11 बजे होगी एक क्लास ऐप पर, और फिर होगी शाम को 4:30 बजे, ये भी ऐप पे ही होगी। ये दोनों होंगी ऐप पे, जिसमें हम राइट्स को पढ़ेंगे, अधिकार को पढ़ेंगे। और जो यूट्यूब वाली क्लास है, ये मेरी शाम को 8 बजे होगी, शाम को 8 बजे होगी, जिसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टाइमिंग्स। चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम। सब लोग डिनर करें, अपना एंजॉय करें, अपने डे को रिवीजन करें। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।